आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नई आबकारी नीति से रेगुलर बेल तक केजरीवाल को झेलनी पड़ी कई मुसीबतें। बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब बने प्रोटेम स्पीकर, नए लोकसभा अध्यक्ष का कराएंगे चुनाव। एनटीए को तुरंत क्लीन चिट देना मेरी गलती, पहले नहीं थी पेपर लीक की खबर। अल्पमत में हरियाणा की नैयब सैनी सरकार, लागू हो राष्ट्रपति शासन, कांग्रेस ने राज्यपाल से की मांग। बर्गर किंग के आउटलेट में फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज वायरल, 3 बदमाशों ने अमन को मारी थी 40 गोलियां। यहां से शुरू होगा वर्ल्ड वॉर 3, चीन की हरकतें दुनिया में कराएगी कहर। इजराइल के निकट समुद्र में मिला 3300 वर्ष पुराना जहाज, पुरातत्व विभाग ने शोध में बताया क्यों है ये हादसे का शिकार। मोदी 3.0 के पहले बजट में रोबोट टैक्स, निर्मला सीतारमण को एक्सपर्ट्स का प्रपोजल। अनबन की खबरों के बीच सोनाक्षी सिन्हा के ससुराल पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा। और इंग्लैंड के बाद यह रिकॉर्ड बनाने वाला दूसरा देश बना भारत, T20 में लगातार 8वां मुकाबला भी जीता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत मिल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। हालांकि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब केजरीवाल शुक्रवार यानी आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत नवंबर 2021 में हुई थी, जब दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। इसके बाद से मामले में बहुत कुछ हो चुका है। केजरीवाल को ईडी की ओर से कई बार समन भेजा गया। उन्होंने कोर्ट से राहत की मांग की। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और वह अंतरिम जमानत पर बाहर भी आए। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली अंतरिम जमानत के बाद अब केजरीवाल को रेगुलर बेल मिल गई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस पूरे केस में केजरीवाल को लेकर अब तक क्या क्या हुआ। बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होंगे। भर्तृहरि महताब के नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। बता दें कि महताब ओडिशा के कटक से 57,077 वोटों से चुनाव जीते थे। उन्होंने बेजीडी के संतरूप मिश्रा को हराया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत कटक से भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को अस्थायी सदस्य नियुक्त किया है। वे लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भर्तृहरि महताब बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि 7 बार सांसद रह चुके भर्तृहरि महताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नीट पर मचे घमासान के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक निजी चैनल से खास बातचीत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट की परीक्षा 5 मई को हुई। इसमें 2 बात सामने आई है। पहली, कुछ जगह पर गड़बड़ियों की बात सामने आई है। दूसरी, कुछ जगह पर समय कम मिलने के कारण स्टूडेंट्स में आक्रोश था। इसे लेकर छात्र कोर्ट पहुंचे। इस पर कोर्ट ने सुझाव दिया। इसके बाद एनटीए ने एक फॉर्मूला तैयार किया। इसके तहत ही ग्रेस मार्किंग की व्यवस्था की गई। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स फिर कोर्ट गए। अदालत के हस्तक्षेप से सरकार को कहा गया कि आप एक विकल्प मॉडल लेकर आए। उन्होंने कहा है कि 1563 छात्रों को परीक्षा में कम समय मिला था। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोर्ट ने री एग्जामिनेशन का आदेश दिया है। इसके बाद कुछ जगहों पर पेपर लीक की जानकारी भी सामने आई है। ये मामला पटना में सामने आया। वहां की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा की सरकार के अल्पमत में होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक गुरुवार की शाम राज्य भवन पहुंचे और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। विधायकों ने प्रदेश विधानसभा तुरंत प्रभाव से भंग करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधानसभा में कांग्रेस के उप नेता आफताब अहमद, चीफ व्हिप वीबी बत्रा, विधायक गीता भुक्कल और बीएल सैनी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज और मीडिया प्रभारी चांदवीर हुड्डा राज्य भवन पहुंचे थे।
राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है कि करनाल उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बावजूद सदन में इस दल के विधायकों की संख्या 41 ही है। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक गोपाल कांडा और एक निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत सरकार को समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी के पास इस समय कुल मिलाकर 53 विधायक है। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में मंगलवार देर रात बर्गर किंग आउटलेट में हुई गोलीबारी का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि बदमाश बेखौफ होकर अमन को गोली मार रहे हैं। गोलियां चलने के बाद भगदड़ मच जाती है और लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। 18 जुलाई शाम करीब 9:40 पर 3 हमलावरों ने करीब 40 राउंड फायरिंग कर अमन को मौत के घाट उतार दिया। वायरल सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि जहां शूटर बैठे हैं, ठीक उसी के साथ वाली टेबल पर अमन अपने दोस्त अनु के साथ बैठा हुआ है। मौका मिलते ही सफेद रंग की शर्ट पहना शूटर उठता है और अमन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। अमन अपनी जान बचाने के लिए कैश काउंटर की तरफ दौड़ता है, लेकिन हमलावर भी फायरिंग करते हुए उनके पीछे पहुंचकर गोलियां मारते हैं। इसके बाद अनु भी आरोपियों के साथ बाहर भाग जाती है। चीन और फिलीपींस हथियार बंद संघर्ष के करीब पहुंच चुका है। अगर साउथ चाइना सी यानी दक्षिणी चीन सागर में इन दोनों देशों में जंग छिड़ती है तो ये विशालकाय युद्ध या फिर तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है, क्योंकि फिलीपींस के समर्थन में अमेरिका रहता है और चीन का उग्र रूप फिलीपींस के साथ साथ अमेरिका को भी आमने सामने खड़ा कर देगा। चीन की समुद्री सेना और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के बीच 17 जून 2024 को संघर्ष हुआ। चीन के नौसैनिकों ने फिलीपींस के रीसप्लाई वेस को रोका, उस पर पानी की बौछार की, तलवारों, चाकू और अन्य हथियारों से हमला किया। इसमें फिलीपींस के मरीन कमांडर की उंगली कट गई। फिलीपींस ने आरोप लगाया है कि चीनी फौजी उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ कर रहे थे। इजराइल के तट से करीब 90 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर की तलहटी में 3300 वर्ग पुराना मालवाहक जहाज मिला है। ईसा पूर्व 14वीं सदी के इस जहाज में कांस्यकालीन वस्तुएं मिली है। इस जहाज की जानकारी इजराइल के पुरातत्व विभाग और ब्रिटेन की तेल एवं गैस कंपनी इनरजेन के संयुक्त प्रयास से सामने आई है। 12 से 14 मीटर लंबा यह जहाज समुद्र में 1.80 किलोमीटर की गहराई में पाया गया है। इस पर वनस्पतियों, चूने और अन्य रासायनिक पदार्थों की मोटी परत मिली है। इसे अभी बाहर नहीं लाया गया है। गहरे समुद्र में पानी के भीषण दबाव के बीच जहाज को समुद्र की सतह पर लाना बेहद मुश्किल भी है। गहरे समुद्र में पाया गया यह अब तक का सबसे पुराना जहाज है। अर्थशास्त्रियों ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इसमें उन्होंने आने वाले बजट पर चर्चा की। इस दौरान विकास, राजकोषीय नीति, निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर फोकस किया गया। साथ ही खाद्य महंगी दर और कुल कर्ज को संभालने पर भी बात हुई। एक निजी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोजगार पर असर पर भी चर्चा हुई। विस्थापित श्रमिकों को फिर से कौशल प्रदान करने के लिए रोबोट टैक्स के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। वित्त मंत्री के साथ हुई चर्चा में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया। इनमें निजी निवेश को बढ़ावा देने के उपाय, रोजगार सृजन, राजकोषीय साझेदारी बनाए रखने के लिए कर्ज के स्तर और खाद्य महंगाई का प्रबंधन शामिल था। सोनाक्षी सिन्हा अब शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। अभिनेत्री लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी करने वाली हैं। जब से उनकी शादी की खबरें आई है तभी से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि उनके अचानक वेडिंग प्लान से पिता शत्रुघ्न सिन्हा, मां पूनम और भाई लव नाराज है। कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा को सोनाक्षी के अचानक शादी से झटका लगा है और शायद वह शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। हाल ही में उन्होंने इन सारी खबरों को खारिज कर दिया था और कहा था कि वह अपनी बेटी की शादी में जरूर शरीक होंगे। अब पहली बार वो अपनी बेटी और होने वाले दामाद के साथ नजर आए हैं। T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम का जीत का सिलसिला बरकरार है। टीम इंडिया ने गुरुवार को अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। टीम इंडिया की यह इस संस्करण में चौथी जीत रही। गुरुवार को भारत के 181 रनों के जवाब में अफगानिस्तान की पारी 134 रन पर सिमट गई थी। राशिद खान की टीम के खिलाफ इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने एक खास उपलब्धि भी हासिल की है। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा की टीम 2022 में बनाए गए एक रिकॉर्ड को भी तोड़ने की दहलीज
लीज पर है। अफगानिस्तान के सभी विकेट कैच आउट के रूप में गिरे। यह T20 विश्व कप में सिर्फ दूसरी बार है जब किसी टीम के 10 विकेट कैच आउट के रूप में गिरे हों। पहली बार भी अफगानिस्तान के खिलाफ ही ऐसा हुआ था। 2022 T20 विश्व कप में इंग्लैंड ने पर्थ में अफगानिस्तान के सभी 10 खिलाड़ियों को कैच आउट कर पवेलियन भेजा था। अब भारत इंग्लैंड के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। ब्रिजटाउन में भारतीय गेंदबाजों का अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के पास कोई तोड़ नहीं था।